वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आस्था के त्योहार महाकुंभ का समापन हो चुका है और एक एक दिन विभिन्न प्रकार के इतिहास बने जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर यूपी जीके के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रबल संभावनाएं प्रश्न बनने की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो महाकुंभ से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, महाकुंभ 2025 आस्था, एकता और परंपरा का समागम होता है। यहाँ पर तथ्य लिखा गया, जैसे जैसे पवित्र जल स्थिर शांत है, भक्ति और भव्यता की गूंज इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ती है। बिल्कुल सत्य है, हर पल एक नया इतिहास बनता रहा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिए ताकि आसानी से आपको चीज़ें दिख जाए। देखिए, आधुनिकता की भाग दौड़ से भरी दुनिया में कुछ ही आयोजन करोड़ों लोगों को अपने से बड़ी किसी चीज़ की तलाश में एक साथ लाने की ताकत रखते हैं। वर्तमान में देखिए, दिनांक याद रखिएगा, महाकुंभ का जो आयोजन हुआ था 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ। महाकुंभ मेला एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जिसे 12 वर्षों के दौरान लगभग 4 बार मनाया जाता है। महाकुंभ 12 वर्षों के दौरान 4 बार होता है। देखिए, 4 बार होता कहाँ पर है? यह पवित्र आयोजन भारत में 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में एक एक करके होता है, जो क्रमशः गंगा से लेकर शिप्रा, गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम तक पवित्र नदी के किनारे स्थित है। 45 दिनों, महाकुंभ कितने दिनों तक चला है? 45 दिनों तक। 45 दिनों में 45 करोड़ के भक्तों की अनुमानित उपस्थिति 1 महीने के भीतर ही पार हो गई। ऐसा अनुमान किया गया था कि 45 दिन में 45 करोड़ भक्त आएंगे, लेकिन ये 1 महीने में ये पूरा हो जाता है और समापन के दिन 66 करोड़ से भी अधिक हो गई है। देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया। 14 जनवरी 2025 3.5 करोड़ होता है। 19 जनवरी 2025 तक 8 करोड़ हो जाते हैं। 23 जनवरी तक ये 10 करोड़ पहुँचता है। इसके बाद 27 जनवरी तक 14.5 करोड़, 31 जनवरी 31 करोड़ हो गया। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि 26 जनवरी 2025 जिस दिन समापन रहा, ये 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किया। इसके बाद देखिए, आगे यहाँ पर बताया गया त्रिवेणी संगम। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको पता होना चाहिए। त्रिवेणी संगम क्या होता है? गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है जो एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। प्राचीन मंदिर की बात करेंगे तो प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर है, अलोपी देवी मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर है, जो शहर की धार्मिक विरासत को बढ़ाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राचीन मंदिर या फिर धार्मिक स्थिति से ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक महत्ता भी अधिक है। जैसे अशोक स्तंभ हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, स्वराज भवन है, और जो भारत के समृद्ध इतिहास और औपनिवेशिक युग की वास्तुकला को दर्शाते हैं। देखिए, यहाँ पर कलाग्राम के बारे में बताया गया। महाकुंभ जिले के सेक्टर 7 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित कलाग्राम भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाला एक जीवंत सांस्कृतिक गांव है। कहाँ पर स्थापित किया गया? जिला का सेक्टर नंबर 7 और संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसे स्थापित किया गया। शिल्प, व्यंजन और संस्कृति के विषयों के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है। यह प्रदर्शनियों और इंटरेक्टिव जोन के माध्यम से एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। देखिए, अखाड़ा शिविर मतलब यहाँ पे साधु, साधक, ध्यान, चर्चा, इस पर बात है। मंत्र मुग्ध करने वाला डिजिटल अनुभव। देखिए, 2019 के मुकाबले यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिजिटल मतलब आधुनिकीकरण लाया गया। ड्रोन शो चला। उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है इसके द्वारा यहाँ पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ड्रोन आसमान में उड़ते थे और विभिन्न प्रकार के दिव्य चित्रण प्राप्त होते थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, गंगा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम। यहाँ से कुछ नाम आप जरूर याद रखिएगा। 7 से 10 फरवरी तक चला, ये याद रखिए। देखिए, 7 फरवरी को कौन है? ओडिसी नृत्यांगना, मतलब ओडिसी नृत्यांगना डोना गांगुली, तो ये 7 फरवरी को आई है। 8 तारीख को प्रसिद्ध गायिका कविता कृष्णमूर्ति और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। कविता कृष्णमूर्ति और एल सुब्रमण्यम, इनका नाम याद रखिएगा। ये क्या है? ये गायिका है। 9 तारीख को सुरेश वाडेकर और सोनल मानसिंह, और 10 तारीख को प्रसिद्ध गायक हरिहरन जैसे प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां शामिल रही। तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चले हैं 7 से 10 तक, इसमें 4 दिन में कौन कौन आए ये आप जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, इसका भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 16 से 18 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया, जिसमें लुप्त प्राय प्रजातियों सहित 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ पर प्रमुख अनुष्ठान और प्रथाएं क्या क्या?
देखिए सबसे पहले शाही स्नान, सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान जिसमें लाखों लोग पाप को धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिवेणी संगम पर स्नान करते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति जैसी विशेष तिथियों पर संतों और अखाड़ों द्वारा के भव्य जुलूस निकलते हैं और महाकुंभ की आधिकारिकता की शुरुआत का प्रतीक है। गंगा आरती, ये एक आश्चर्यजनक अनुष्ठान है जिसमें पुजारी पवित्र नदी को जगमगाते दीपकों से आरती करते हैं। कल्पवास, इसके बाद प्रार्थना और अर्पण है, दीपदान हो गया और प्रयागराज पंचकोसी परिक्रमा। तो ये कुछ प्रमुख मतलब प्रक्रियाएं हैं, धार्मिक अनुष्ठान है। अब इतिहास एवं प्रमुख स्नान तिथियां। अब देखिए ये इतिहास क्या है, मतलब कुंभ मनाया ही क्यों जाता है। तो कुंभ मेले की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से समुद्र मंथन की कहानी का ज्ञात होता है। इसमें देखिए क्या होता है, समुद्र मंथन से अमृत निकलता है जिसमें देवताओं और असुरों के बीच क्या होता है, अमृत लेने के लिए युद्ध छिड़ता है। तो भगवान विष्णु यहाँ पर स्त्री रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाते हैं। इसी में क्या होता है कि 4 बूंद 4 स्थानों पर गिरता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेला लगता है। देखिए प्रयागराज में हर 144 साल में एक बार महाकुंभ होता है। ऐतिहासिक रूप से महाकुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन काल से ही किया जाता है, जिसका इतिहास मौर्य और गुप्त काल से मिलता है। तो महाकुंभ ऐसा नहीं कि आज शुरू किया गया, ये मौर्य और गुप्त काल में भी है। यहाँ तक कि मुगल सहित कई ऐसे राजवंश रहे जिन्होंने इसको शाही संरक्षण प्रदान किया और जेम्स प्रिंसेप ने इसका दस्तावेजीकरण किया। मतलब जेम्स प्रिंसेप ये बताते हैं यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे मान्यता प्राप्त की है। देखिए प्रत्येक कुंभ मेले का जो तिथि निकाला जाता है, ये सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति का निर्धारण करके निकाला जाता है। मतलब सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति जब एक विशेष पैटर्न पर आती तब महाकुंभ का प्रयोजन होता है। अब यहाँ पर शाही स्नान देखते हैं कि शाही स्नान कौन कौन से। देखिए 5 शाही स्नान है, यहाँ पर इनके बारे में बताया गया। पहले देखिए ये जो 13 जनवरी है, यहाँ से ये पौष पूर्णिमा है, यह महाकुंभ मेले के अनौपचारिक उद्घाटन है। यह भव्य आयोजन का जो शुरुआत है इसका प्रतीक है। इसके अतिरिक्त पौष पूर्णिमा कल्पवास की शुरुआत का प्रतीक है, जो महाकुंभ मेले के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा की जाने वाली गहन आध्यात्मिक साधना और भक्ति है। देखिए जो 13 जनवरी, इस दिन 1.5 करोड़ श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति, पहला शाही स्नान होता है। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य के अगले खगोलीय स्थान पर संक्रमण का प्रतीक है। तो मकर संक्रांति क्या होता है, सूर्य अपने अगले संक्रमण स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह शुभ दिन महाकुंभ मेले में धर्मार्थ दान की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करते हैं। आगे दूसरा शाही स्नान ये मौनी अमावस्या को होता है, 29 जनवरी 2025। मौनी अमावस्या एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ऐसा माना जाता है पवित्र नदी में स्नान करके पवित्र कार्य के लिए आकाशीय संरक्षण सबसे अनुकूल होता है। यह उस गहन घटना का स्मरण कराता है जब ऋषभ देव, जिन्हें पहले ऋषियों में से एक माना जाता है, ने अपना मौन व्रत तोड़ा था और संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई थी। तो यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए बसंत पंचमी, ये तीसरा शाही स्नान है। ये बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। 3.33 करोड़ श्रद्धालु स्नान करते हैं। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, यह बृहस्पति की पूजा है और के विश्वास के साथ जुड़ी है और हिंदू देवता गंधर्व स्वर्ग से पवित्र संगम पर उतरते हैं। 2 करोड़ श्रद्धालु इस दिन स्नान करते हैं। और 5वां और अंतिम महाशिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि भगवान शंकर से जुड़ा है, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती से जुड़ा। इस दिन 1.3 करोड़ श्रद्धालु स्नान करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है प्रमुख अवसंरचना और विकास, मतलब किस प्रकार से विकास हुआ। तो अस्थायी शहर की स्थापना होती है, यहाँ पर इस तथ्य को आप देख सकते हैं। हजारों टेंट लगते हैं, आश्रयों का एक अस्थायी शहर बन जाता है। और सड़कें और पुल की बात करेंगे तो 92 सड़कों का नवीनीकरण किया गया और 17 प्रमुख सड़कों का सौंदर्यीकरण किया गया। 3308 पंटूनों का उपयोग करके 30 पंटून पुल का निर्माण किया गया। नेविगेशन के लिए देखिए 800 बहुभाषी साइनेज, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाएं लगाए गए थे। सार्वजनिक सुविधा के लिए रास्ते के लिए 2,69,000 से अधिक चेकर्ड प्लेटें बिछाई गई थी। महाकुंभ में चिकित्सीय सुविधा क्या रहा है, देखिए 2000 से अधिक चिकित्सा कर्मियों की तैनाती के साथ उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में उच्च तकनीकी वाली स्वास्थ्य सेवाएं लागू की। मतलब 2000 डॉक्टर लगे थे। अब देखिए प्रमुख चिकित्सा की बात करें तो परेड ग्राउंड में केंद्रीय अस्पताल बना था, जिसमें 100 बिस्तरों की क्षमता थी। ओपीडी, आईसीयू, आपातकालीन देखभाल, हर प्रकार की व्यवस्था उपस्थित थी। 10,000 से अधिक उपचार और सफल प्रसव भी यहाँ पर किए गए। अतिरिक्त अस्पताल में देखिए 23 अस्पताल जिनकी कुल क्षमता 360 बिस्तर है। 2 उपकेंद्रीय अस्पताल 25 बिस्तर में है प्रत्येक में।
8 क्षेत्रीय अस्पताल, प्रत्येक में 20-20 बिस्तर रहा। 2 संक्रामक रोग अस्पताल, प्रत्येक में 20 बिस्तर। ये सब तथ्य मैचिंग के लिए आ सकता है, जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर दिया अमृत स्नान और माघ पूर्णिमा के दौरान चिकित्सा सुविधा। देखिए 133 एम्बुलेंस तैनात की गई थी, 7 नदी एम्बुलेंस थे, 1 एयर एम्बुलेंस था। प्रमुख रेलवे स्टेशन पर आपात स्थिति के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया। कई स्थानों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ प्राथमिक चिकित्सा चौकियां बनाई गई। अब यहाँ पे जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है प्रयागराज में, इसमें देखिए 40 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर, 50 बिस्तरों वाला सर्जिकल आईसीयू, 50 बिस्तरों वाला मेडिसिन वार्ड, 10 बिस्तरों वाला कार्डियोलॉजी वार्ड आईसीयू, इन सब के साथ स्वास्थ्य चिकित्सा अव्वल दर्जे की रही। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 300 विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात किए गए थे। एम्स दिल्ली और बीएचयू के विशेषज्ञ डॉक्टर हाई अलर्ट पर रहे थे। 150 आयुष चिकित्सा कर्मचारी वैकल्पिक उपचार के लिए भी तैयार रहे थे। तो चिकित्सा व्यवस्था एकदम एक नंबर की थी। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाइयाँ भी मिली हैं। देखिए 5 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसमें से एक कलाग्राम में था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत पूरे मेले में तीर्थ यात्रियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराएगी। 62 केंद्र के साथ 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा रहा है। दवा बिक्री में 2,000 करोड़ के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान किया, जिसमें 1,500 करोड़ पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा यहाँ से आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए आयुष सेवा में 1 लाख से अधिक भक्तों ने आयुष सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। यहाँ पर आप ये सब तथ्यों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें उपस्थित। अब सुरक्षा की दृष्टि से क्या उपाय किए गए, तो अर्धसैनिक बलों में 14,000 होमगार्ड और 2,750 एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों सहित 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था अलग अलग स्थानों पर। प्रमुख सुरक्षा उपाय देखिए निगरानी और कानून प्रवर्तन, यहाँ पे ड्रोन कैमरा इन सब के माध्यम से किया गया। अंडर वाटर ड्रोन लगाया गया था, चेक पॉइंट थे, खुफिया दस्ते थे, 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली, अग्नि सुरक्षा का उपाय किया गया था। इसके बाद आप आगे देखिए नदी में तक की सुरक्षा बढ़ाई गई। 3800 जल पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया, जिसमें 2500 वर्तमान में ड्यूटी पर हैं और 1300 अतिरिक्त कर्मियों को कार्यक्रम के पहले से ही तैनात किया जा चुका था। आगे यहाँ पर देखिए महाकुंभ 2025 में सीआरपीएफ की भी भूमिका रही। इसमें साइबर सुरक्षा का भी विशेष प्रावधान किया गया और एक हेल्पलाइन नंबर गठित किया गया 1920। ये याद रखिएगा 1920 हेल्पलाइन नंबर था ये सुरक्षा के लिए। आगे यहाँ पर देखिए एक बैंकिंग और कॉल सुविधा के लिए देखिए ये बैंकिंग के लिए एक नंबर घोषित किया गया था, मतलब इस नंबर पे से बैंकिंग सुविधा प्राप्त कर सकते थे श्रद्धालु। आगे देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी, भीड़ प्रबंधन, हर चीज़ अच्छे तरीके से व्यवस्थित की गई है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है देखिए महाकुंभ में बस परिवहन की बात करें तो 12 फरवरी 2025 से 1200 अतिरिक्त बसें तैनात की थी, जो महाकुंभ 2025 के पहले से आवंटित 3050 बसों की पूरक है। 4 अस्थायी बस स्टेशन पर हर 10 मिनट में बसें उपलब्ध हुआ करती थी। अंतर शहर संपर्क के लिए 2 मिनट में 750 शटल बसें चल रही थी। तो यात्रा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यवस्था यहाँ पर प्रदान किया गया था। देखिए यात्री और उड़ान यातायात, यहाँ पर हवाई अड्डे पर एक सप्ताह के भीतर 30,172 यात्री आए और 226 उड़ानें संचालित की गई थी। पहली बार एक दिन में 5,000 से अधिक यात्रियों ने हवाई अड्डे की यात्रा की। तो ये सब तथ्य मतलब पेपर में बन सकते हैं प्रश्न, जो इम्पॉर्टेंट है बस उसी को यहाँ पे लिखा गया। आप ये सब तथ्यों को जरूर पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पर लिखा गया है। देखिए आगे निःशुल्क भोजन और के लिए भी यहाँ पे प्रावधान था। 20,000 लोग प्रतिदिन निःशुल्क भोजन करते थे। 25,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए। 35,000 से अधिक गैस सिलेंडर रिफिल किए गए और 3500 नए कनेक्शन भी जारी किए गए थे। देखिए वाराणसी में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला से महाकुंभ में प्राप्त खाद्य पदार्थों के नमूनों की जाँच की जा रही है। जैसे जैसे सैंपल प्राप्त हुए तो उनकी जाँच की जा रही है। स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। 10,200 सफाई कर्मचारी थे। 1800 गंगा सेवा दूत तैनात किए गए थे। अपशिष्ट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा गया था। आगे यहाँ पर देखिए मियावाकी वन एक हरित पहल, इस पर भी विशेष वो किया गया। आगे अब यहाँ पर देखिए दिया गया जो प्रवासी पक्षियों के लिए कार्यक्रम किया गया। 16 से 18 फरवरी 2025 तक पक्षी प्रजाति 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षी इसमें शामिल किए गए। देखिए भारतीय स्कीमर पक्षियों का नाम यहाँ से याद रखिएगा, फ्लोमिंगो और साइबेरियन क्रेन। साइबेरिया, मंगोलिया और अफगानिस्तान जैसे अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर जो पक्षी आते हैं प्रवासी, ये भी यहाँ पर दिखाई दिए। महाकुंभ में देखिए अब जो पवित्र माफ कीजिएगा जो प्रसिद्ध हस्तियां रही जो पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं कौन कौन है, माननीय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट
मंत्री। मुख्यमंत्री में देखिए राजस्थान से भजन लाल शर्मा, हरियाणा से नायब सिंह सैनी, मणिपुर से बीरेन सिंह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। केंद्रीय मंत्री में गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, श्रीपद नाइक, ये प्रमुख हैं जो कि इस पवित्र डुबकी संगम में डुबकी लगाते हैं। संसद सदस्य की बात करें तो सुधांशु द्विवेदी, अनुराग ठाकुर, सुधा मूर्ति, रवि किशन। अब मनोरंजन हस्तियों में देखिए साइना नेहवाल आती हैं, सुरेश रैना, इसके बाद ग्रेट खली यहाँ पर आते हैं, कुमार विश्वास, रेमो डिसूजा, कैटरीना कैफ और रवीना टंडन। अब कलाग्राम में के बारे में यहाँ पर दिया गया, सेक्टर 7 में ये निर्मित किया गया, तो ये जरूर याद रखिएगा। सेक्टर 7 हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में समझ रखा है। कलाग्राम की विशेषताओं की बात करें तो भव्य प्रवेश द्वार, 635 फीट चौड़ा, 54 फीट ऊंचा, अग्रभाग जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों एवं हलाहल का सेवन करते हुए भगवान शिव को दर्शाया गया है। विशाल मंच 104 फीट चौड़ा और 72 फीट गहरा, 4 धाम की थीम पर आधारित है। 14,632 कलाकार प्रतिदिन विभिन्न मंचों पर प्रदर्शन करते रहे। अनुभूति मंडपम, गंगा अवतरण की कहानी, 360 डिग्री इसका गहन अनुभव, है ना। तो ये कलाग्राम, इसके बारे में तथ्यों को आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर और भी तथ्य यहाँ पर बताए गए। ब्रिटिश यात्रा लेखकों का एक समूह यहाँ पर ये देखिए, दक्षिण कोरिया, जापान, स्पेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका के तीर्थयात्रियों और पर्यटनों ने भाग लिया। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है, यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सबको एक एक करके हम लोगों ने समझ लिया। आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर, और इन तथ्यों को कंप्लीट आप पूरा याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है।